नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। इस खास पेशकश में हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के फाइनेंशियल मार्केट ने हाल के सालों में शानदार ग्रोथ दिखाई है, लेकिन एक अहम महत्वपूर्ण कमी अभी भी इस मार्केट में बनी हुई है। वो है कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में कोलोकेशन की अनुपस्थिति। जहां इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में पिछले एक दशक से कोलोकेशन का फायदा मिला और इससे प्राइस डिस्कवरी बेहतर हुई, लिक्विडिटी शानदार हुई है, वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स का अभी भी रेगुलेटरी नियमों की वजह से हम काफ़ी पीछे हैं और कई सारी ऐसी चैलेंजेज हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें अहम योगदान देने के लिए और अपने सुझावों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। नरेंद्र वाधवा हैं, पूर्व प्रेसिडेंट है CPAI के, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, साथ ही MD और CEO हैं SKI कैपिटल सर्विसेज के। हमारे साथ विजय सरदाना हैं जो मेंबर हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी के, एडवोकेट भी हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट भी हैं और जियोपॉलिटिकल मुद्दे को भी बहुत ही बारीकियों से समझते हैं। अभिषेक झा हैं, पहले इंडिया फाउंडेशन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक अहम खबर के लिए, अहम मुद्दे के लिए अपना वक्त निकाला है। सबसे पहले वाधवा जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। आप CPAI के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आसान भाषा में सबसे पहले कोल लोकेशन के बारे में बताइए कि ये होता क्या है, इसका फायदा क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। धन्यवाद विश्वमोहन जी। जैसे आपने बोला कि कई सालों से हमारी कोशिश रही है कि हम कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ाएं और इसका जो रियल इसका इम्पोर्टेंस है वो लाई जाए। वो तभी पॉसिबल था जब इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर पूरे प्रोडक्ट्स आए, पूरे पार्टिसिपेंट्स आए और पॉलिसीज ऐसी बने जिससे कि सारे के सारे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए। तो हम कई सालों से कोशिश करते रहे, प्रोडक्ट आ गए, पॉलिसीज सेबी की आई जिससे रिलैक्स किया गया और पार्टिसिपेंट्स को भी लेकर आए, AIF, म्यूचुअल फंड्स, FPI, ये सारे पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में आए और DMA फैसिलिटी आई जिसको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस बोलते हैं। ये सारी एक्सचेंजेस लेकर आए सेबी की तरफ से परमिशन आने के बाद। एक चीज जो है, जो कि अभी लैकिंग है, जो अगर हम कंपेयर करते हैं इक्विटी मार्केट से या और फाइनेंशियल मार्केट से, जब ये सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो ये पुराने तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते। वो पार्टिसिपेट करते हैं जब जैसे DMA से, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस से, या उनको एक जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होता है वो एल्गोज से होता है। ये सारे FPI जो है एल्गोज वगैरह से अपने मार्केट को पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि प्री डिफाइंड इनकी पॉलिसीज होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं। ये तभी चल पाती हैं जबकि एक्सचेंजेस कोलो की फैसिलिटी दें। कोलो की फैसिलिटी जो है वो इक्विटी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, कई सालों से, 2007 से हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। कमोडिटी में ये अभी तक लैकिंग है। इसकी एक वजह जो पुरानी रही है कि जो एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस थी वो टेक्नोलॉजिकली इतने अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई थी, तो वो रेजिस्ट करती थी। लेकिन अब मेरे को लगता है सारी कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हैं वो प्रॉपरली इक्विप्ड हैं और हमारे को इसका चांस देना चाहिए और कोलो को अलाउ करना चाहिए। और यही जब मैं CDAC में था तो कई बार हमने एज ए CPI प्रेसिडेंट मैंने कई बार लाया था कि कोलो की फैसिलिटी विद चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे को लानी चाहिए। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप कोलोकेशन लाएंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। बाकी चीजें, पार्टिसिपेशन की आप मंजूरी तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो इंफ्रा अगर आपके पास तैयार है तो ये सुविधाएं क्यों नहीं देंगे। सरदाना जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स में कोलोकेशन की तो अनुमति दी है लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव में नहीं। क्या ये पॉलिसी कमोडिटी मार्केट के डेवलपमेंट को बाधित कर रही है? आपका सुझाव इस अहम मुद्दे पर क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें दो चीजों को समझना होगा। एक तो एक होता है लिगेसी फैक्टर कि हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स रहे कमोडिटी मार्केट्स में, वो लोग रहे जो ट्रेडिशनल कमोडिटी प्लेयर्स थे, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे, रिमोट लोकेशन में थे, ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। एक समय वो था। आज जब हम अपने आप को हेजिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कॉर्पोरेट्स कमोडिटी मार्केट में ऑपरेट करें और भारत एक हेजिंग मार्केट बने, तो सवाल इस बात का है कि फिर क्या आप पुराने तरीकों से नए मार्केट में ऑपरेट कर पाएंगे? एक सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा, हर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। छोटे प्लेयर भी होंगे, बड़े प्लेयर भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे, हेजर्स भी होंगे, स्पेकुलेटर्स भी होंगे।
अब सवाल इस बात का है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हम किसके लिए इकोनॉमी को तैयार कर रहे हैं, क्या स्पेकुलेटर्स के लिए या हेजर्स के लिए, या हम प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी चाहते हैं, या हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस बात का है कि हाँ, आप सबको एक बार में एक जगह नहीं रख सकते, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी आपको मानना पड़ेगा कि जब आप $5 बिलियन इकोनॉमी, आप ग्लोबल इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना चाह रहे हैं, 40% ऑफ एनी इकोनॉमी इज कमोडिटीज, तो उस स्थिति के अंदर आप जब तक अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे तैयार नहीं करोगे, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो आपके यहाँ पे हेजिंग नहीं करेंगे, तो होगा ये कि हम लोग इंडिया में ट्रेड करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन हेजिंग करेंगे हम आउटसाइड इंडिया एक्सचेंज, क्योंकि वहां पे उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। अब सुविधाएं क्या होती है? सुविधाएं, अब डेस्क पे बैठ के हमेशा आप एक ट्रेडर का रखो, फिर उसका बॉस उसको बताए कि अब तेरे को बाई करना है, सेल करना है, इतनी देर में तो आपको पता है कि एक दिन के अंदर $600 बिलियन का भी एक इक्विटी के अंदर फर्क आ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कमोडिटी के अंदर सर्किट आपका 4% लग गया, आपने मार्केट खोला और सीधा 4% लग गया, आपको एग्जिट करने का या पोजीशन लेने का या स्क्वायर ऑफ करने का टाइम नहीं मिला। अब कमोडिटी मार्केट के अंदर टोटल मार्जिन ही 0.5% और 1% होता है। अब आपका सर्किट ब्रेकर अगर 2% पे है या 4% पे है, तो एक ही दिन में आपने कई महीनों का नुकसान कर लिया, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, मार्जिन कम होता है। ऐसी स्थिति के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड की, मतलब हम बात कर रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजिकली देखें तो हम क्वांटम कंप्यूटर तक की बात करें। जो नॉर्मल कंप्यूटर 1 बिलियन साल में रिजल्ट देगा, वो कंप्यूटर, जो क्वांटम कंप्यूटर है, वो कुछ सेकंडों में जवाब देगा। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू श्रिंक बिलियंस ऑफ ईयर्स इनटू सेकंड्स, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हम कोलोकेशन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटे प्लेयर्स के लिए डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटे प्लेयर्स का इंटरेस्ट बचाने की बात कर रहे हो, तो बड़े प्लेयर आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एक टिक के अंदर, मान लीजिए किसी ने $10 बिलियन का अपना हेजिंग पोजीशन ले रखा है इंटरनेशनल मार्केट में, या इंडिया में उसने $10 मिलियन का ले रखा है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अगर उसका 4% अगर सर्किट लग जाता है, तो आप समझिए उसका कितना नुकसान है, उसका पूरा 3 महीने का प्रॉफिट वाइप ऑफ हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कभी भी बगैर एडवांस टेक्नोलॉजी के ऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसी ही परमिट नहीं करेगी। यही कारण है कि हमारी जो कमोडिटी मार्केट है उसमें डेप्थ नहीं है, यही कारण है कि हमारे यहाँ पे हेजिंग नहीं होती, हम सिर्फ स्पेकुलेटर्स मार्केट बन के रह गए। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि स्पेकुलेटर्स हमेशा प्राइसेस को अपवर्ड मूव करते हैं, वो हेज पोजीशन नहीं रखते। इसीलिए इंडिया में कमोडिटी मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, स्टेबल नहीं रहती, और इस वॉलेटिलिटी की कीमत पॉलिटिकल लेवल पे ये उठानी पड़ती है। फिर जो कंज्यूमर मार्केट है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो ये बोलती है कि जिस रफ्तार से मार्केट फ्लक्चुएट करती है, इस रफ्तार से फिजिकल मार्केट या रियल मार्केट नहीं करती, और हमें नुकसान होता है क्योंकि ये स्पेकुलेशन पूरी मार्केट की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और उसका खामियाजा ये होता है कि प्रेशर ये बनता है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट या तो बंद कर दो या मॉडिफाई कर दो, और पॉलिटिकल प्रेशर ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दो इफ वी कैन नॉट मैनेज इट प्रॉपर्ली। तो इसीलिए कई चीजें हैं जो इंटर रिलेटेड है। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, वी हैव टू लुक एट व्हाट हेजर्स वांट। स्पेकुलेटर तो हमेशा आएंगे जाएंगे, दे आर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स मेनी टाइम्स, वो आज पोजीशन लेंगे कल एग्जिट कर लेंगे, लेकिन हेजर्स नीड ए स्टेबल रिलायबल मार्केट। वो हमें देखना है कि किस तरह से हम उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करें। बहुत काफ़ी अहम मुद्दे आपने रखे हैं, क्योंकि स्पेकुलेटर्स तो आते जाते हैं, हर डेकेड में स्पेकुलेटर्स की पूरी लॉट बदल जाती है, लेकिन हेजर्स तो वही रहेंगे। उनको बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म में टिकना है, अपने नुकसान को बचाना है, और यहाँ पे मार्केट में डेप्थ नहीं है, उसी वजह से बेहतर प्राइस डिस्कवरी नहीं होती। एक आज एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि एग्री मार्केट में तो ऐसा हो गया है, एग्री वायदा में, कि वो 1 से 2 लॉट में भी अगर पोजीशन लेते हैं तो पूरे मार्केट पर उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन दिखने लगता है। इस तरह की लिक्विडिटी की दिक्कत है। अभिषेक जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या जिस तरह की असमानता हम देख रहे हैं, क्या
यही वजह है कि विदेशी निवेशक हो या बड़े संस्था का जो निवेशक है, वो उनकी भागीदारी अभी तक कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट से नहीं है, जैसा सरदाना जी कह रहे थे या वाधवा सर कह रहे थे। जी नमस्कार दीपक जी। मैंने दोनों का सुना, मतलब बहुत सही उन्होंने बोला, एकदम सटीक बात कही है उन्होंने। मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगा। अब हम इसको मार्केट पर्सपेक्टिव की तरफ से देखते हैं। जो भारत का जो हिस्सेदारी है कमोडिटी मार्केट में, वो लगभग 0.08% है। इट मींस 1% से भी कम है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक ग्लोबल लेवल पे आप 100+ ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को देख रहे हैं नॉमिनल लेवल पे, और उसमें भारत की हिस्सेदारी अभी तक 1 ट्रिलियन से भी कम है, लगभग 850-900 बिलियन डॉलर है। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस है निवेशक का, स्पेशली जो फॉरेन निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है। और बिल्कुल वाजिब है, एकदम करेक्ट है ये चीज। और इसके कुछ मुख्य मैं आपको केंद्र बिंदु इसके मैं कुछ आपको बताता हूं। तो एक चीज है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं। हाल ही में जनवरी 2025 में मीटी ने एक एआई रेगुलेशन एंड गवर्नेंस पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी के तहत जो सरकार की जो मंशा है वो ये है कि हम अपनी जो कैपेसिटी है फॉर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग, और जितने भी हम ये चिप्स बनाते हैं या फिर फैब्रिकेशन है, डिजाइन है, ओसैड है, इसमें भारत की हिस्सेदारी बढ़े ग्लोबल वैल्यू चेन पे। तो इसका ये मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज जो है उसमें सरकार बहुत मतलब गंभीरता से इसको ले रही है, और बहुत ही सहज बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे सर ने कहा पहले भी, कि कोलोकेशन जो आप एक्सचेंज में दे रहे हैं, जो आप इक्विटी मार्केट में दे रहे हैं, वो कमोडिटी और डेरिवेटिव्स में अभी नहीं है। इसके कुछ मतलब और मार्केट्स के एग्जांपल देता हूं, जैसे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, या फिर टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज है, या फिर न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज है। इसमें कोलोकेशन की सुविधा काफी पहले से दी गई है, और इसके वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफी बड़ी है। और इसीलिए भारत, हम ये कह सकते हैं कि लगभग अछूता ही है अभी कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि हमारे जो एल्गो ट्रेडिंग की सर ने बात की, बिल्कुल सही है। जो हाई कंप्यूटेशन है और एल्गो ट्रेडिंग है, ये समझिए आप साल दर साल बढ़ता ही जाएगा। अब मतलब पीछे मुड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना भी ये जो ऑटोमेशन हो रहा है और जितना भी ये जो कोडिंग करते हैं और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल पे ये लोग ट्रेड करते हैं, इनका बहुत ही मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो मतलब वो तय करता है। तो आप ये समझ के चलिए कि आज के डेट में बिना हाई कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी निवेशक या कोई भी इन्वेस्टर ग्लोबली या फिर इंडियन, वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं होगा इसमें मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए बनस्पत जितना वो अभी इक्विटी मार्केट में कर रहा है। तो आप देखिएगा जो गैप है वो, मतलब अगर if we do not take this thing seriously, और अभी इस पे हम अगर सेबी अगर इसको कुछ आगे पॉलिसी फ्रेमवर्क में नहीं लेता है, तो हो सकता है कि हम इससे और पीछे ही चलते चले जाएं, जो कि ये ठीक बात नहीं होगी। क्योंकि आप समझिए, एक तरफ 100 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल वैल्यू पे एक मार्केट है जिसमें भारत की हिस्सेदारी कम से कम नहीं तो 2-5% तो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए जो फॉरेक्स का जो हिस्सेदारी है या फिर ग्लोबल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ट्रेड की अगर हम बात करें, तो भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है, थोड़ा कम है, बट इसमें तो 1 से भी कम है। तो कहने का मतलब है कि ये मिनिमम देन एवरेज पे अभी हम कर रहे हैं। और उसका जो ठीक ठाक आंकलन वो यही है कि एक तो हम एक तरफ जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें, जो भारत कर ही रहा है, जो सरकार बिल्कुल मतलब सहज रूप से कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हम कोलोकेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि कोलोकेशन, अब ये सही वक्त है भारत के लिए कि कोलोकेशन को हम इसमें मंजूरी दें, ताकि जो कमोडिटी मार्केट में अगर आप उसको थोड़ा देखें, कैटेगराइज करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो रूप से जो ट्रेड होता है वो एग्रीकल्चर के बाद एनर्जी और फिर कुछ मेटल्स के भी आते हैं। तो अब समझिए कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो इसमें प्राइस डिस्कवरी, एफिशिएंसी एक बहुत अहम मुद्दा बनता है, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए भी नहीं, बाकी
जो मध्यम वर्गीय है या स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। तो एक कहीं ना कहीं हम फॉर्मलाइज करेंगे इस मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम कोलोकेशन को एलोकेट करते हैं, और दूसरी तरफ कोलोकेशन से एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक प्रतिस्पर्धा आएगी, एक कंपटीशन आएगा, और जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत सही बात होगी। ओके, बिल्कुल सही बात है, आपने भी सही मुद्दे उठाए हैं। एक सवाल मेरा बादवा जी आपसे होगा, यदि सेबी को लगता है कि कोलोकेशन को लेकर उनको चिंता है कि यहाँ पर बायसनेस को लेकर, तो इक्विटी डेरिवेटिव में ये सेवा जारी रखने का क्या कारण हो सकता है? एक और सवाल मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूंगा, क्या कोलोकेशन सेवा छोटे और रिटेल ट्रेडर्स के लिए अगर नुकसानदायक हो सकती है तो क्या रेगुलेटरी उपाय से इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया जा सकता है बादवा जी? देखिए, जैसे आपने कहा कि कमोडिटीज के अंदर क्यों नहीं आया या क्या एप्रीहेंशन रही है रेगुलेटर की, तो पहले हमारा ये चैलेंज था कि हम ये जो एल्गो या कोलो है वो पूरी कमोडिटी स्फीयर के अंदर लेकर आए कि कैश सेटल्ड के अंदर लेकर आए। तो कई साल हम यही करते रहे कि एग्री के अंदर भी आना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्रीरियन इकोनॉमी है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन उसमें कितना उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट हो, कितना ट्रेडेबल हो, क्या लिमिट्स हो क्लाइंट की या ट्रेडर्स की, ये सारा डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने सजेस्ट यही किया था कि जब ये चीजें फाइनल होंगी वो बात ठीक है, लेकिन इसको रोकने की जरूरत नहीं है। कैश सेटल ट्रेड जितने भी हैं, जैसे एनर्जी के ट्रेड्स हैं हमारे, तो उसके अंदर इसको जरूर लाया जाए और कोलो किया जाए। और उसके अंदर देखिए अब काफी वाइब्रेंट मार्केट है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कमोडिटीज मार्केट के अंदर। एमसीएक्स के अंदर हम देखते हैं या एनएसई के अंदर देखते हैं, ऑप्शन मार्केट कमोडिटीज के अंदर खासकर कैश सेटल ट्रेड्स के अंदर काफी वाइब्रेंट मार्केट है। तो हमारी डिमांड हमेशा यही रही है कि जब तक हम सारी सेट ऑफ कमोडिटीज में नहीं ला पा रहे तो हमारे को कैश सेटल्ड में लाना चाहिए। बात रही जो रिटेल इन्वेस्टर है, देखिए रेगुलेटर का ये हमेशा रहा है ये वाली पॉलिसी कि जो आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को या ट्रेडर्स को दिया है वही चीज जो है आपको रिटेल को भी देनी है। ये हमारे कंटिन्यूअस डिस्कशन है एंड पार्ट ऑफ आईएसएफ आल्सो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम ऑफ सेबी। तो वहां हम बार बार यही कहते हैं, जो आपने एक सेट ऑफ इन्वेस्टर को दिया है, अगर आपने उनको स्पीड दी है तो वही स्पीड आपको रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर को देनी है। कोई इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए और लैग नहीं होना चाहिए उनकी स्पीड के अंदर। तो उसी के अंदर ये रेगुलेटर बिल्कुल मानने को तैयार है और उन्होंने एक पब्लिक पेपर भी दिया है, ऑफर करा है कि उसके अंदर कमेंट किए जाएं कि अगर हम रिटेल में एल्गोज लेकर आए तो आपका लोगों का क्या व्यू है। तो अभी वो ओपन है, उसके अंदर भी हम सारे पॉजिटिव है कि आने वाले टाइम में रिटेल के अंदर भी एल्गोज जो है अलाउ होंगी। एल्गोज अगर अलाउ होंगी तो एक तो है सेट रूल्स के हिसाब से एल्गोज बनती हैं, लेकिन अगेन जैसे अभिषेक जी ने भी कहा और विजय सदानंद सर ने भी बोला कि ये हमारे को अगर सारे इन्वेस्टर्स को, सारे ट्रेडर्स को लाना है तो हमारे को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। मैं बात करूंगा चाइना की। चाइना ने सिर्फ इतनी बड़ी मार्केट है, उन्होंने देखा कि इतनी अपॉर्चुनिटी है कमोडिटीज मार्केट में, तो उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज मार्केट को इतना रोबस्ट बनाया है, सारे एल्गोज और सारा कोलो उसके अंदर है। तो हमारे को पीछे नहीं रहना। और एक और बात मैं बोलूंगा, हमेशा हम बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, अब हमारे को ट्रेड इन इंडिया का भी एक नारा देना है। हमारा जो सारा ट्रेड बाहर जा रहा है, ओवरसीज मार्केट में जा रहा है, हमारे को कोशिश करनी है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लाके जो कमी है उसको प्लग किया जाए और ट्रेड इन इंडिया भी हो। बिल्कुल, ट्रेड इन इंडिया, हेज इन इंडिया, प्राइस डिस्कवरी इन इंडिया, सब कुछ यहाँ पर हो ताकि हमारा कमोडिटी मार्केट भी बड़ा हो। सरदाना सर, एक साथ अगर कोलोकेशन लाने की बात यहाँ पर अगर हो तो किस तरह का रेगुलेटरी गाइडलाइंस सेबी को बनाना चाहिए, और क्या एक हाइब्रिड मॉडल के जरिए लाया जाए ताकि छोटे और बड़े ट्रेडर्स, जिसकी बातचीत लगातार हो रही है, वो एक तर्क दिया जा रहा है कि उसकी वजह से देरी हो रही है, इसे भी खत्म किया जाए? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि दुनिया में कभी भी यू विल नेवर हैव ए आइडियल वर्ल्ड कि बड़ा भी एक सा हो जाए, छोटे के पास भी सब कैपेबिलिटी हो जाए, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। तो हम आइडियल वर्ल्ड की उम्मीद ना करें। एज ए रेगुलेटर वी शुड बी वेरी क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टेक होल्डर है, जिनका इंटरेस्ट है मार्केट में,
उनके चैलेंजेस क्या हैं और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस करने के दो तरीके हैं, जैसे हमने स्टॉक मार्केट में किया कि भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है तो यू हैव ए ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप फायदा उठाइए, आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट फी लगता है लेकिन आपको बाजार का फायदा मिलता है। हमने वो ऑप्शन क्रिएट किया। आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, लमसम नहीं है, उसको आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपने एसआईपी क्रिएट किया। अब आप एचएनआई हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेल्थ मैनेजमेंट करें, अपना बिजनेस संभालें, तो आपने वेल्थ मैनेजमेंट के फोरम क्रिएट किए। आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए फोरम है। आप इंश्योरेंस कंपनी है, आपको पैसा लगाना है इंश्योरेंस प्रीमियम का ताकि रिटर्न मिले, आप इंश्योर कवर कर सकें, उसके लिए आपने रूल्स बनाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए रूल बनाए। किसी तरह का गलत आदमी मार्केट में नहीं आए इसलिए आपने केवाईसी के रूल बनाए। ये सारी चीजें आपने बनाई अपने अपने एप्रीहेंशंस को और अलग अलग स्टेक होल्डर्स की बातों को एड्रेस करने की। यही अप्रोच हमें कमोडिटी में रखनी पड़ेगी। हमें कमोडिटी मार्केट को, जो आज भी मैं कहूंगा कि बगैर वाइब्रेंट कमोडिटी मार्केट के आप मेक इन इंडिया कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा उस स्थिति में आप क्या करेंगे। आप आज हेजिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे पास इंडिया में हेजिंग ऑप्शन नहीं है। आज मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आता हूं कि मैं 10,000 टन आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं व्हीट सप्लाई करूंगा या ऑयल सप्लाई करूंगा या मैं पल्सेस करूंगा या मैं नमकीन सप्लाई करूंगा, लेट मी पुट दैट। अब मैं कहता हूं मुझे नमकीन सप्लाई करनी है, मिठाई सप्लाई करनी है 10,000 टन। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अगर मेरे पास हेजिंग ऑप्शन होता है तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रॉ मटेरियल को हेज कर लेता हूं कि अब बाजार का प्राइस किधर भी जाए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने अपने रॉ मटेरियल की प्राइसेस को हेज कर लिया। अब क्योंकि मेरे पास हेजिंग ऑप्शन नहीं है और मेरे को पता है 10,000 टन का माल बनाने में मुझे 6 महीने लगेंगे और मुझे ये नहीं पता कि 6 महीने बाद चने का रेट क्या होगा, गेहूं का रेट क्या होगा, तेल का रेट क्या होगा, और जिस तरह से करेंसी डिवैल्यूएशन होती है तो ये रेट और बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने 100 रुपए किलो पे अगर सप्लायर के साथ, बायर के साथ एग्रीमेंट किया और मेरे रॉ मटेरियल की एवरेज प्राइस 80 रुपए बैठती है, उसमें मेरा ओवरहेड्स और प्रॉफिट मिला के 100 रुपए बनता है। कहने का मतलब ये है कि इस पूरी स्थिति के अंदर अगर प्राइसेस 10-15% ऊपर नीचे हो जाते हैं या ऊपर हो जाते हैं तो मैं तो लॉस में आ गया। इस रिस्क के कारण मैं 10,000 टन का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा ही नहीं। अब जब मैंने लिया ही नहीं तो इसका मतलब मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो अब हो क्या रहा है कि मैं सिर्फ, जिसको आप ये कह सकते हैं, स्पॉट मार्केट के भरोसे ऑपरेट कर रहा हूं। मतलब मेरा जितना बिजनेस प्लान है वो फोर्सिएबल फ्यूचर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक का मैं प्लान कर सकता हूं, आगे मैं सोच नहीं सकता। अब सवाल इस बात का है, एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं। अब सवाल इस बात का है कि अब सबको आप बराबर कैसे करो। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आपको मार्केट को हेजर्स के लिए, क्योंकि आपको इकोनॉमी बढ़ानी, स्पेकुलेटर अपना रास्ता ढूंढ लेगा, कम ज्यादा इक्विटी अमाउंट लगा के, कैपिटल लगा के एंट्री एग्जिट कर लेगा, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। हेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसको तो बाजार में रहना है, सप्लाई देनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उसको आपको सपोर्ट करना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं तो भारत एक ट्रेडर्स इकोनॉमी बन के रह जाएगा। मैं चाइना में बनाऊंगा, इंडिया में बेचूंगा, क्योंकि वहां पे रिस्क मैनेजमेंट में चाइना में कर सकता हूं, मलेशिया में कर सकता हूं, अमेरिका में कर सकता हूं, यूरोप में कर सकता हूं, वहां मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। और इसीलिए ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप कस्टम ड्यूटी कम करिए, क्योंकि हम बनाएंगे वहां और बेचेंगे यहाँ। इसको समझना पड़ेगा। ओके, चलिए, अब सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन बातों बातों में पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। शुक्रिया सरदाना सर आपका, वाधवा जी, अभिषेक जी। एक अहम मुद्दा था, इस पे लंबी चर्चा होनी जरूरी है, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया। हालांकि और भी कई सारे मुद्दे कमोडिटी मार्केट से जुड़े, उसकी हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन इस खास पेशकश को यही समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।